हेलो बच्चों, कैसे हो? तो केमिकल काइनेटिक्स के हमने 2 लेक्चर कर दिए, बराबर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। तो क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? हमने प्रूव किया था रेट इक्वेशन या तो रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर अ विच ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्टेप्स दिखाए थे, याद है? चलो फिर से याद कर। क्या था स्टेप नंबर 1? कंपेयर रेट इक्वेशन। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? तो हमारे पास स्टेप नंबर 2 था, चलो याद करो। टेक इंटीग्रेशन। व्हाट इज स्टेप नंबर 3? by using a time t equals to 0 find value of a integration constant. And what is the step number 4? step number 4 था rate constant का equation find करो। लास्ट में हम प्लॉट कर रहे थे ग्राफ। तो ये हमारे सारे स्टेप्स थे, तो वो फॉलो करके हम जैसे जीरो ऑर्डर का प्रूव किया था, सेम वे नाउ वी प्रूव फॉर द विच ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो प्रूव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या तो रेट कांस्टेंट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कैसे प्रूव करें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? चलो तो प्रूव करना चालू करें। फिर से बोल रहा हूं, स्टेप नंबर 1 क्या था? तो स्टेप नंबर 1 इज अ कंपेयर रेट इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखे? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमारे पास क्या इक्वेशन था? तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ वी हैविंग इक्वेशन रेट इज इक्वल्स टू के आर रेज टू एन। अब फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की वैल्यू क्या लेने वाले? हम 1 लेने वाले हैं। तो क्या लिखूं यहाँ पे? तो रेट इज इक्वल्स टू के आर रेज टू 1। ओके, तो इस पर से मैं क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूं? तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, for a which reaction? For a first order reaction rate is directly proportional to, for a first order reaction rate is directly proportional to the concentration of a reactant. Directly proportional to what? Concentration of a reactant. ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्या था हमारे पास? अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमने लिखा था रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी आर बाय dt। ये आया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं। तो बोलो क्या लिखूं? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 विच आंसर वी ऑब्टेन। दोनों को कंपेयर कर दे तो हमारा स्टेप 1 क्लियर हो जाएगा। तो क्या लिखूं? माइनस डी आर बाय dt इज इक्वल्स टू के आर रेज टू 1। अब सिमिलर टर्म को साथ में ले लो तो क्या करे? 1 अपॉन आर डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। ये हमारे पास आया स्टेप नंबर का। तो पता चला क्या क्या किया हमने? पता है, ये आर है ना, आर उसको नीचे ले गए, ये डी टी को सामने ले गए, -1 को इस साइड ले गए, फिर से आर को नीचे ले गए, डी टी को सामने ले गए। ओके, तो क्या आया? 1 बाय आर डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। क्या लिखे? 1 बाय आर डी आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस के डी टी। चलो टप्पी पड़ गई ना आपको ये? ओके, चलो व्हाट इज स्टेप नंबर 2? क्या था हमारा स्टेप नंबर 2? तो स्टेप नंबर 2 था टेक इंटीग्रेशन। क्या था भाई स्टेप नंबर 2? टेक इंटीग्रेशन। आधे बोलो हो जोरदार। नहीं भाई नहीं, जैसे आगे इजी था वैसे यही है। इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डीएक्स क्या लिखते थे? लॉग मोड एक्स। नहीं, यहाँ लिखना है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिखना है बस, और कोई चेंज नहीं। 1 बाय एक्स डीएक्स का लॉग मोड एक्स लिखते थे मैथ्स में, यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिखना है हमको, बराबर। चलो तो दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 बाय आर डी आर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 डी टी। पता चल गया भाई? 1 बाय आर डी आर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 डी टी। ओके, तो चलो 1 बाय आर का क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ आर एंड
टी एट टाइम टी के टी प्लस सी। ओके, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर टी। आर टी क्या सिखाया था? रिमेन अ कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम टी। ये कभी भी मत भूलना, रिमेन कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम टी। इसको सिंबल भी बोला था ए माइनस एक्स। ओके, क्या बोलते हैं उसको? रिमेन कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम टी। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्टेप नंबर 3? फाइंड आउट अ वैल्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में किया था जीरो ऑर्डर, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। चलो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करते थे? बाय यूजिंग अ टाइम t इक्वल्स टू 0। ये जब इनिशियल टाइम हो तो तब कौन सा कॉन्सेंट्रेशन होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है। फिर से बोल रहा हूं, जब कभी भी टाइम t इक्वल्स टू 0 होता है तब कॉन्सेंट्रेशन को कौन सा कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं भाई? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सी। चलो इक्वेशन नंबर सी में ये सारी की सारी वैल्यू डाल दो, तो क्या आंसर आएगा बोलो तो? आर टी की जगह लगा देते हैं आर जीरो, तो क्या लिखूं? नेचुरल लॉग ऑफ आर जीरो। ये टी की जगह हो जाएगा जीरो, तो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। अब बोला था क्या करे, इसको देखते रहे भाई, देखते ना ना ना, कहाँ रखना है? वापिस से ऊपर वैल्यू रख दो। चलो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सी। चलो इक्वेशन नंबर सी में वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आएगा? नेचुरल लॉग ऑफ आर टी is equals to minus kt plus natural log of r0। चलो तो अब क्या करें? नेक्स्ट स्टेप बोलो तो। नेक्स्ट स्टेप के को सब्जेक्ट बना दो। चलो फटाफट, तो क्या लिखे? के टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ आर जीरो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आर टी। तो क्या आएगा? के टी इज इक्वल्स टू लॉग के अंदर नेगेटिव कन्वर्ट इनटू डिवीजन आर जीरो बाय आर टी। तो फाइनली वी ऑब्टेन आवर आंसर k is equals to 2.303 by t log of क्या आएगा हमारे पास? r0 by rt। तो ये हमारे वो आते तो शॉक हो गए, सर ये अचानक से क्या चेंज हुआ? कोई अचानक से चेंज नहीं हुआ भाई, ये नेचुरल लॉग का कन्वर्जन है। नेचुरल लॉग इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग। ओके, किसका कन्वर्जन है भाई? ये नेचुरल लॉग का, सिंपल लॉग 10 बेस का कन्वर्जन है। नेचुरल लॉग इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग। समझ में आ गया भाई इतना? ओके, चलो तो आगे बढ़े। तो आगे बढ़े। ओके, तो ये हमारे पास है रेट कांस्टेंट का इक्वेशन। बोलो व्हाट इज आवर स्टेप नंबर 4? स्टेप नंबर 4 तो आ गया रेट कांस्टेंट। अब प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ। लास्ट लेक्चर में सिखाया था ग्राफ के लिए कौन सा इक्वेशन सिलेक्ट करो। यू सिलेक्ट द इक्वेशन इन विच वी प्लेस द वैल्यू ऑफ विच कांस्टेंट? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फॉर ग्राफ you select the equation in which we place the value of which constant? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए ये वाले इक्वेशन रखे, तो उसको पकड़ लेते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ आर टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी नेचुरल लॉग ऑफ आर जीरो। नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो नेचुरल लॉग की जगह सिंपल लॉग आ जाए तो 2.303 लॉग आर जीरो, फिर इज इक्वल्स टू माइनस के टी, और क्या लिखे? 2.303 लॉग आर जीरो। ये आर टी था, बराबर। चलो ये लिखा, उसे समझ में आया? ना समझ फिर से। नेचुरल लॉग की जगह क्या लिखा? 2.303। नेचुरल लॉग की जगह क्या लिखा? 2.303। क्लियर? अब पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करो। क्या बोला मैंने? डिवाइड टोटल इक्वेशन बाय 2.303। डिवाइड टोटल इक्वेशन बाय 2.303। तो क्या लिखू? लॉग ऑफ आर टी माइनस के बाय 2.303 टी, और यहाँ क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ आर जीरो। चलो समझ में आ गया क्या किया? क्या किया? पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड किया। तो जैसे इसको डिवाइड किया कुछ नहीं बचा, यहाँ एज इट इज ये डिवाइड होगा तो चला गया। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विथ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y एक्सिस पे log rt और x पे क्या आएगा t? m क्या होता है मगन भाई? नहीं 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 नहीं, m क्या होता है? स्लोप। क्या होता है? स्लोप। बोलो तो स्लोप है ना, स्लोप। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है?
नेगेटिव है, नेगेटिव का ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा कैसे नीचे आएगा, तो ग्राफ हमारे पास आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर का। चलो तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो इफ ग्राफ ऑफ log RT against T is plotted, if graph of log RT against T is plotted, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो अब मैं प्लॉट कर रहा हूं ग्राफ, ये हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये ग्राफ के अंदर यहाँ हम लिख रहे हैं log RT और यहाँ लिख रहे हैं टाइम t, ये ओरिजिन में से। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ आएगा क्योंकि स्लोप हमारे पास है नेगेटिव, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे आ जाएगा इंटरसेक्ट, और ये बन जाएगा हमारे पास स्लोप। तो कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ स्लोप, तो स्लोप इज -k by 2.303 एंड इंटरसेप्ट इज, बोलो क्या आएगा इंटरसेप्ट, log r0। स्लोप कितना होता है -k by 2.303 और इंटरसेप्ट क्या होता है log r0। क्या होता है भाई log r0। आपको पता चल गया अभी यहाँ तक, कुछ पूछना है आपको। ओके चलो मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, अच्छा क्वेश्चन है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नॉर्मली अगर कोई आपको पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्राफ इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ log RT अगेंस्ट T, तो स्लोप की वैल्यू क्या लिखी हमने, तो स्लोप की वैल्यू लिखी -k by 2.303। लेकिन ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट, मैं हूं तो मैं तो ऐसा एमसीक्यू पूछू कि इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ अ नेचुरल लॉग ऑफ RT अगेंस्ट T, तो क्या करोगे। मैंने तो यहाँ क्या पूछा log RT अगेंस्ट T पूछा ना आपको, लेकिन ट्विस्ट करना हो तो क्या पूछे, नेचुरल लॉग ऑफ RT अगेंस्ट T का ग्राफ प्लॉट करे तो क्या। तो देखो ध्यान से बहुत पे, नेचुरल लॉग ऑफ RT अगेंस्ट T का ग्राफ प्लॉट करे तो स्लोप क्या आता है -k। फिर से नेचुरल लॉग ऑफ RT अगेंस्ट T का ग्राफ प्लॉट करे तो स्लोप क्या आता है -k। मींस कहने का मेरा सिंपल मतलब ऐसा है कि नेचुरल लॉग हो तो 2.303 नहीं लिखने का, फिर से सिंपल लॉग हो तो 2.303 कंपलसरी, नेचुरल लॉग हो तो 2.303 कभी नहीं आता। ओके क्या याद रखना है, नेचुरल लॉग हो तो 2.303 नहीं लिखने का, सिंपल लॉग हो तो 2.303 आएगा। तो ये ट्विस्ट करते तो गोखा हुआ काम का नहीं है, दिमाग लगाया हुआ काम का है। फिर से बोल रहा हूं, नॉर्मल लॉग पूछे तो डिवाइड बाय 2.303, नेचुरल लॉग पूछे तो एज इट इज -k आएगा। ये फिट कर लेना, नेचुरल लॉग हो तो 2.303 नहीं आता। दिस ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ टाइम, ये हाफ लाइफ टाइम वर्ड हमने ना 11th स्टैंडर्ड में हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप्स था ट्रिटियम, वो ट्रिटियम में ये वर्ड यूज किया था हाफ लाइफ टाइम, याद है हाफ लाइफ टाइम। वहां पे फिर कार्बन डेटिंग प्रोसेस आती थी, वहां पे भी वर्ड यूज होता था हाफ लाइफ टाइम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हाफ लाइफ टाइम, हाँ याद आया किसी को, नाम से आता सर अर्ध, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भाई यद गुजराती नहीं करने का आपको, और दुआविश्य ऐसा कुछ नहीं बोलने का। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ टाइम, और उसमें क्या इंक्लूड करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूव करना, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और फिर उसका जनरल फॉर्मूला लास्ट में लिखेंगे जो हमारे लिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो तो व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ टाइम, तो हाफ लाइफ टाइम या तो हाफ लाइफ पीरियड कुछ भी बोल सकते हो, या तो हाफ लाइफ ही बोल सकते हो। उसका सिंबल ही होता है टी हाफ, टी 1/2 नहीं, उसका खुद का ही सिंबल होता है टी हाफ। क्या सिंबल होता है भाई उसका, टी हाफ। तो डेफिनेशन पर से सोच के बताना, हाफ लाइफ मीन्स द टाइम रिक्वायर to get the concentration of the time required to get the concentration of a reactant half, to get the concentration of a reactant half
एज कंपेयर टू इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोला भाई? एज कंपेयर टू इट्स विच कॉन्सेंट्रेशन? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो इट इज नोन एज क्या बोले भाई? इट इज नोन एज सो इट इज नोन एज हाफ लाइफ time, the time required to get the concentration of reactant half means जब कभी भी T is equals to T half हो जाता है तो RT हो जाता है R0/2। फिर से जब T क्या हो जाता है? T हाफ, तो RT क्या हो जाता है? R0/2। तो ये हुआ हाफ लाइफ टाइम का कंसेप्ट। ओके चलो तो स्टार्ट करें। पहले हम प्रूव करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लास्ट लेक्चर में आपको जीरो ऑर्डर के लिए के का फॉर्मूला लिखाया था। क्या था के का फॉर्मूला? याद है आपको? लिखे क्या? लिखे R0 माइनस RT/T। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू ये इक्वेशन में रख दो। चलो के की जगह क्या आएगा? के आ जाएगा। R0 तो R0 रहेगा। बोलो RT की प्लेस पे क्या रखना है? RT की प्लेस पे रखना है R0/2। RT की प्लेस पे रख रहे हैं R0/2 एंड T की प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारे पास? T हाफ। समझ में आ गया आपको? चलो तो आगे बढ़े। तो K इज इक्वल टू, एक में से आधा जाए तो आधा बचेगा, R0/2 इंटू T हाफ। चलो पता चल गया ना आपको क्या किया? ओके चलो T हाफ को सब्जेक्ट बनाओ। T हाफ मींस T1/2 नहीं, T हाफ एक सिंबल ही है। तो क्या आंसर आएगा? R0/2K। क्या आंसर है अभी हमारे पास? R0/2K। टप्पी पड़ी तो कोई पूछे कि क्या जीरो ऑर्डर के लिए क्या स्पेशलिटी है, तो हमने लिखा था कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट इज इक्वल्स टू KR⁻0 मींस K होता है, लेकिन उसका T हाफ ध्यान से देखो तो क्या आता है? R0/2K। कहने का मतलब कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट is not depend upon a concentration of reactant। फिर से for a zero order reaction rate is not depend upon a concentration of reactant क्योंकि power zero है, it is independent। but for a zero order half lifetime depend upon which concentration? initial concentration। फिर से for a zero order के लिए rate is independent from the concentration of reactant but half life time is a depend upon a concentration of a reactant। ये जीरो ऑर्डर की स्पेशलिटी। चलो फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। क्या अभी फॉर्मूला लिखा भाई हमने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला? तो फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? K इज इक्वल्स टू 2.303/T log of R0/RT। क्या था भाई फॉर्मूला? 2.303/T log of R0/RT। चलो तो अब ये दोनों की दोनों वैल्यू हमको यहाँ प्लेस करनी है। बोलो क्या किया जाए? ये 2.303 बोलो T की प्लेस पे क्या रखूं? T हाफ रख देते हैं। T की प्लेस पे क्या रखूं? T हाफ रख देते हैं। फिर log ऑफ R0 रिमेन R0। बोलो RT की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो RT की वैल्यू हमारे पास है R0/2। फिर से बोल रहा हूं T की प्लेस पे T हाफ, RT की प्लेस पे R0/2। ये कट हो गया, T हाफ को इस साइड ले जाओ तो T हाफ इज इक्वल्स टू 2.303/K। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? log 2। तो क्या लिखो? बोलो T हाफ इज इक्वल्स log 2 की वैल्यू याद है आपको? लिखो तो फटाफट नीचे। चलो मैं 2 सेकंड देता हूँ। 1 2 3 टाइम खत्म। हाँ, लिख दिया होगा नहीं? याद है? आप बोलो सर क्या मजाक कर रहे हो। नहीं, ये मेरे ख्याल से आते को याद होगी log 2 की वैल्यू बराबर। तो क्या आएगा? 0.693/K। So this is the value of a half life time for a which order reaction है भाई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें आपने देखा क्या था? जीरो ऑर्डर जैसे कंपेयर करें तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या था? रेट इज इक्वल्स टू KR⁻1 और उसकी हाफ लाइफ देखो तो क्या है? 0.693/K। तो बाजू वाले की तरह लिखना हो तो क्या लिखूं? फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट इज डिपेंड अपॉन अ कॉन्सेंट्रेशन बट हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन। चलो बॉक्स लाना आ गए तो फिर से एक बार बोल रहा हूं। जीरो ऑर्डर में रेट इज इंडिपेंडेंट, फर्स्ट में रेट इज डिपेंडेंट। सेकंड हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर के लिए डिपेंड करता है
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। तो इसके जो फेवरेट एमसीक्यू पूछते हैं उसके लिए फॉर ऑल ऑर्डर रिएक्शन, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी ऑर्डर आपको देके रखा हो ना, एनी टाइप ऑफ ऑर्डर है, तो उसके लिए फॉर्मूला फिक्स होता है टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/r0(n-1). एन का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इस पर से आप लोग इजीएस्ट वे आंसर लिख पाओगे। ओके, अगर कोई पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो n इक्वल टू 1 लगाने का, कोई पूछे 0 ऑर्डर के लिए तो n इक्वल टू 0 लगाने का, तो हर एक ऑर्डर के लिए इंस्टेंट आंसर आएगा ये फॉर्मूला से। सो दिस इज ऑल अबाउट द विच रिएक्शन, हाफ लाइफ रिएक्शन। ओके, ये कौन सी रिएक्शन के लिए भाई हमने लिखा, इट इज फॉर द हाफ लाइफ रिएक्शन। चलो क्लियर, कोई डाउट, कुछ पूछना है? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय चलो our next question, what do you mean by a pseudo first order reaction? What do you mean by pseudo first order reaction? इसका मतलब क्या होगा? pseudo का मतलब क्या लिखे? what do you mean by pseudo? है pseudo क्या होता है? आप लोग बोलोगे सर pseudo एक बार सुना था, वो नहीं, मेरा मीन्स वो जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, मीन्स इट इज वन टाइप ऑफ इमेजिनरी रिएक्शन। ओके, कौन सी रिएक्शन है? इमेजिनरी, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, तो उसको बोलते हैं स्यूडो। ओके, गुजराती में बहुत भारी वर्ड उसमें आभासी, हम इतना याद रखो, इमेजिनरी याद रखो, वैसे गुजराती भारी वर्ड याद नहीं रखने के आपको। तो कैसे लिखे हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसको प्रूव कैसे करें? बहुत इजी है। चलो, तो पहले कब एप्लीकेबल है? सो व्हेन रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व, व्हेन रिएक्शन involve a weak electrolyte, when reaction involve a weak electrolyte, so at that time when reaction involve a weak electrolyte, pseudo first order reaction is used. Pseudo first order reaction is used. Pseudo first order reaction is used when pseudo first order reaction is given। कौन से इलेक्ट्रोलाइट भी आपको नजर में आए? when you observe weak electrolyte, कौन से इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे? सो एट दैट टाइम वी फॉलो pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भाई दिखाई दे आपको? when you observe weak electrolyte, so at that time we go for the pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो स्टार्ट करें, एक अच्छा खासा एग्जांपल लेते हैं कि एस्टर व्हेन रिएक्ट विद द वाटर वी एंड अप विद द अल्कोहल एंड एसिड। वो बचपन में पढ़ते थे एस्टरिफिकेशन प्रोसेस, बस एग्जैक्ट उससे उल्टा। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, 11th में आपने इसका नाम तो लिखा ही होगा, चलो बोल दो क्या आएगा? ये इथाइल, और 2 कार्बन वाला क्या आएगा? इथेनोएट। क्या लिखे भाई? इथाइल इथेनोएट। व्हेन रिएक्ट विद द H2O, तो इसको ऐसे तोड़ देते हैं और इसको तोड़ दो H प्लस एंड OH माइनस। चलो तो तोड़ फोड़ के लिखते हैं, क्या लिखो? CH3CO प्लस क्या आएगा? C2H5O बराबर। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? CH3COOH एंड C2H5OH। तो ये हमारे पास आया एसिटिक एसिड, ये हमारे पास आया इथेनॉल। सो फॉर दिस रिएक्शन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ रेट? रेट इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन कौन से रिएक्टेंट है? H2O रेज टू 1, और यहाँ पे हमारे पास है एस्टर रेज टू 1। ओके, पता चला कैसे लिखा? आगे रेट लॉ नहीं लिखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक है एस्टर और दूसरा क्या है? H2O। एक एस्टर और दूसरा क्या है? H2O। तो ऐसे देखने जाए तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने जाए तो 1 प्लस 1, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो हमारे पास ऑर्डर रिएक्शन आया, कौन सा ऑर्डर का?
सेकंड ऑर्डर है। बोलो भाई कौन सा ऑर्डर आया हमारे पास? सेकंड ऑर्डर। हो आप लोग खुश हो गए सर आंसर आ गया? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, जो दिखता है वो होता। आपको याद है अंबानी रिलायंस परिवार वाला जो लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था? याद है? बोले हाँ सर याद आया याद आया। क्या याद आया बताओ तो, नीचे लिख के बोलो। चलो तो द concentration of water is very high. The concentration of water is very high. अगर वो 1 लीटर होता है तो उसकी वैल्यू बड़ी हाई होती है, 55.55 मोलर. So when ester is added, when ester is added into the water, when ester is added into the water, so it's a concentration become, it's a concentration change to, it's a concentration change to 55.54 molar. तो बोलो क्या change आया? So the change in concentration of, the change in concentration of water is, बोलो हमारे पास क्या आ जाएगा? 55.55 minus 55.54, तो कितना चेंज आया? 0.01 मोलर. मीन्स द चेंज इन concentration of, the change in concentration of water is negligible. The change in concentration of water is what? Negligible. टप्पे पढ़े. ये क्या लिखा हमने लास्ट टाइम भी याद है? वो सबसे पहला लेक्चर था ये चैप्टर में, तब आपको सिखाया था. क्या सिखाया था? कि वाटर मानो रिलायंस परिवार है, 1 महीने का 10 करोड़ है. BR माइनस याद है नॉर्मल था, 30K बेचारा बोला था दोनों में से 20K निकाल दो, 20,000. किसको तकलीफ पड़ेगी? इसको तो जो चेंज होगा 20,000 का, वो तो बेचारा ऑलमोस्ट क्या चेंज हो गया? नेग्लिजिबल. ये समझाना चाहता हूँ फिर से आपको कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर बड़ा हाई होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता. सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन constant. concentration of water remain, क्या लिखे भैया? constant. concentration of water remain constant. क्या आता है concentration of water almost constant. तो अब ये इक्वेशन नंबर ए में मैं ऐसा लिख रहा हूं, ध्यान रखना. के बी कांस्टेंट था, ये रहा के बी कांस्टेंट था, H2O भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, नया कांस्टेंट के डैश रख देते हैं. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ए. फिर से बोल रहा हूं कि तो कांस्टेंट था ही, वाटर का कंसंट्रेशन भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, नेग्लिजिबल चेंज है इसलिए. चलो तो क्या आएगा? फॉर्मूला में रखो तो रेट इज इक्वल्स टू के डैश कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर. ये तो पूरी भैंस पानी में चली गई. क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब आया 1, तो साला दिखता था कौन सा ऑर्डर? सेकंड. लेकिन आया कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट. दिखता कौन सा था? सेकंड ऑर्डर. आया कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट. इसीलिए इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. होता कुछ और मिलता कुछ है. पता चला क्यों पानी को निग्लेक्ट क्यों किया? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ऑलमोस्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ऑलमोस्ट रहता है कांस्टेंट, तो उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया. तो ये टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं विच टाइप ऑफ रिएक्शन? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल लेने वाले हैं. वो ध्यान रखना टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन हमको आना कंपलसरी है. उसके बेस एमसीक्यू भी कई बार पूछ लेते हैं जीरो ऑर्डर के. ओके, तो चलो जीरो ऑर्डर का एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं. 1 मिनट में पानी पी लो. बोलो बच्चों, चलो क्या बोला मैंने लास्ट में? ओह आधे लिख रहा सर, आपने जीरो ऑर्डर का एग्जांपल लिखने को बोला ना. चलो लिख देते हैं. प्रो या तो गिव एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. गिव example of a zero order reaction.
by using its a rate equation. So what is the best example? The best example is a adsorption of ammonia, adsorption of ammonia on the surface of adsorption of ammonia on the surface of a nickel metal. तो याद है ना एड्सॉर्प्शन सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, ओनली विच फिनोमिनन, सरफेस फिनोमिनन, ओनली विच फिनोमिनन, सरफेस फिनोमिनन. ओके, तो चलो एड्सॉर्प्शन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ निकल मेटल. तो ये समझ लो कि हमारे पास निकल मेटल है और ये समझ लो कि हमारे पास अमोनिया है. ओके, सो द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन फॉर दिस रिएक्शन, rate of adsorption for a reaction is, rate of adsorption for a reaction is, rate is equals to K1NH3. ये एक्सपेरिमेंटल प्रो इक्वेशन है, आपको याद रख लेना पड़ेगा, प्लस K2NH3. फिर से बोल रहा हूं, क्या इक्वेशन है? K1NH3 अपॉन 1 प्लस K2NH3. आप बोलोगे सर अब इसमें कैसे एक्सप्लेन करें? चलो चालू करें एक्सप्लेन करने का. एक्सप्लेन करने के लिए दो कंडीशन. सबसे पहली कंडीशन, सपोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया है ना. सेकंड कंडीशन, एट अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एंड द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, लो कॉन्सेंट्रेशन है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन. चलो तो दोनों चीज चालू कर देते हैं, एक लो कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा कौन सा कॉन्सेंट्रेशन भाई? हाई कॉन्सेंट्रेशन. चालू करें? ओके, चलो तो चालू कर देते हैं इसको. चलो पहला, so at a low concentration of ammonia, surface of a nickel metal is available, surface of a nickel metal is available for a adsorption, surface of a nickel metal is available for the adsorption. So rate of adsorption is a directly proportional to, rate of adsorption is a directly proportional to concentration of ammonia, directly proportional to the concentration of ammonia. तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि when concentration is less, तो rate is directly proportional to the concentration of ammonia. तब ये फॉलो करता है कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर. आप लोग बोलोगे कि सर आप तो समझा रहे जीरो ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर का घुसा दिया आपने पीछे. ऐसा नहीं है भाई, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये निकल मेटल बराबर. अब कॉन्सेंट्रेशन जस्ट प्रोसेस चालू ही हुई है, तो धीरे धीरे करते हुए अमोनिया एड्सॉर्ब होगा. जस्ट स्टार्टिंग ही है, उसका लो ही कॉन्सेंट्रेशन है. सो सरफेस ऑफ अ निकल मेटल इज अवेलेबल, सो दिस अमोनिया इज इजीली एड्सॉर्ब एट ईच एंड एवरी प्लेस. So when reaction is just started, so at that time surface of a nickel metal is available for which process? Adsorption. Okay, तो ये theory ना पता चले तो चलो experimentally prove करते हैं बराबर. तो आपको एकदम कॉन्टेक्ट में क्या बोल रहा हूँ पता चल रहा है? मैंने क्या बोला आपको कि अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो क्या होगा? तो उसकी सरफेस अवेलेबल होगी तो निकल मेटल की, तो निकल मेटल की सरफेस से अमोनिया आराम से एडजस्ट हो जाएंगे क्योंकि अभी उसका कंसंट्रेशन लेस है. ओके, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना हो तो चलो कर देते. ये फॉर्मूला फॉलो करना है बराबर. सपोज कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बड़ा लेस है, 0.0001 मोलर है, लेस कंसंट्रेशन बराबर. तो ये फॉर्मूला में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि K2 into NH3 is less as compared to 1. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो तो. अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना है? 0.001, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो K2 into NH3 की वैल्यू भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी?
लेस हो जाएगी, K1 इंटू NH3 भी लेस हो जाएगी, ये भी लेस हो जाएगी। तो कंपेरिजन का पे यहाँ बीच में प्लस साइन है, तो K2 इंटू NH3 इज अ वेरी लेस एज कंपेयर टू 1। तो हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूला, रेट इज इक्वल्स टू, ये K2 इंटू NH3 को निग्लेक्ट करो तो क्या आएगा, K1 इंटू NH3 रेज टू 1। तो आ गया, इस पर से भी कौन सा ऑर्डर आया, फर्स्ट। और फिर से अगर दिमाग हैंग हो गया तो बोल देता हूं, निग्लेक्ट कब होता है, जब कंपैरिजन होती है। तो कहाँ कंपैरिजन है, न्यूमरेटर में क्या डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 1 के साथ कंपैरिजन है। फिर से क्यों नीचे वाला निग्लेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया लेस है, तो K2 इंटू NH3 की कंपैरिजन हुई 1 से, तो K2 इंटू NH3 इज ऑल्सो लेस एज कंपेयर टू 1 एंड ड्यू टू दैट रीजन है, इसको भूल जाओ तो क्या बाकी रहा, सिर्फ 1 बाकी बचा, क्या ओनली 1। तो K1 इंटू NH3 बाकी बचा, तो हमने लिख दिया। तो मैं ये समझा रहा हूं कि जब कभी भी लो कॉन्सेंट्रेशन होता है तो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। बट इफ इट इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा पता है, अब हाई कॉन्सेंट्रेशन तो ऑलरेडी सारे अमोनिया सरफेस पे जगह बना के बैठ गए होंगे, शांति से जलसा करके चिपक गए होंगे, ओके, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो कितना भी आप लोग बाहर से अमोनिया ऐड करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यूजलेस हो जाएगा, ओके। जैसे कि मैं इसको आपको सिंपल से समझाऊं, गुस्सा मत हो ना आप लोग। जैसे कि समझ लो कि आपका दिमाग एकदम ब्लैंक है, चैप्टर 2 आपको आता ही नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, ना आता हो तो जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ वैसे पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते, क्यों, दिमाग खाली है चैप्टर 2 के बारे में, तो आप लोग ऐड करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, इसके जैसा सरफेस खाली है, दिमाग खाली है चैप्टर 2 के लिए। तो स्टार्टिंग में आप हो हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ऐसे करके एक्सेप्ट करते 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 डिपेंड हो जाओगे। लेकिन एक बात समझ लो, आपको चैप्टर 2 पावरफुल आ गया, आपने 10-12 वर्कशीट सॉल्व कर दी, सारे न्यूमेरिकल 15 बार लिख दे। अब मैं अगर चैप्टर 2 फिर से पढ़ाऊँ तो हैंग हो जाएगा, आप लोग अवॉइड करोगे, क्यों, बोलोगे सर हमको तो सब कुछ आ गया, दिमाग अब भर गया है चैप्टर 2 से। तो सेम वे अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई हो गया कि अब कितना भी अमोनिया ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखे, एट अ हाई कॉन्सेंट्रेशन, एट अ high concentration what will happen, the rate of adsorption is not depend upon rate of adsorption is not depend upon concentration of ammonia, rate of adsorption is not depend upon concentration of ammonia, independent हो जाएगा। चलो प्रूव भी कर देते हैं ये फॉर्मूला में। समझ लो कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बहुत 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 बढ़ गया, 1000 मोलर हो गया, कितना, 1000 मोलर। तो मैं क्या बोलूं, अब 1 बेचारा डिनोमिनेटर में निग्लेक्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू दी K2 इंटू NH3। तो चलो 1 को भूल जाओ, तो फॉर्मूला में 1 को भूल जाओ, 1 को क्या बाकी रहा बोलो तो रेट इज इक्वल्स टू K1 इंटू NH3, हम 1 को भूल गए, डिवाइडेड बाय K2 इंटू NH3। तो यहां से आपको एकदम क्लैरिटी मिल गई कि भाई K1 भी कांस्टेंट, K2 भी कांस्टेंट, तो सिर्फ K बचेगा, ये आ गया हमारे पास रेट। तो यहाँ अमोनिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, 0 है, तो ये कौन सा ऑर्डर आया, 0 ऑर्डर। समझ में आया। तो ये हमको क्या समझा रहा है कि हमको कोई भी चीज सीखनी हो, पहली बार सीखनी हो कि लास्ट बार सीखनी हो, हमको सबसे पहले दिमाग खाली करके ही बैठना पड़े। भले हमको सब कुछ आता हो तो भी नया कुछ कब एक्सेप्ट होगा, जब दिमाग खाली करोगे और सर को एक्सेप्ट करोगे पढ़ाने के लिए, तो आप लोग नया नया सीख पाओगे। तो ये समझा रहा है कि लो कॉन्सेंट्रेशन वाले बने रहो पूरी लाइफ। ऐसा ही समझो कि आपके लिए सब कुछ भले आपको आता हो, लेकिन ऐसा ही समझो हर बार नया कुछ ना कुछ सीखते रहते हो तो ऑलवेज आगे बढ़ पाओगे। लेकिन ऐसे ही रिजिड हो जाओगे, किसी को भी नई दिमाग में एंट्री नहीं करने दोगे, तो आप लोग गए, वहीं आपका पूरा का पूरा जो ग्राफ ऊपर जाएगा ना, वो ऊपर नहीं जाएगा, सब रिस्ट्रिक्ट का कोई ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ऑलवेज रिमेन लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर, नॉट रिमेन लाइक अ 0 ऑर्डर, वरना क्या होगा, या इतनी रिजिड
स्टेबिलिटी आ जाएगी ना कि कहीं पे भी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेंगे, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाओ, ऐसे रहो। सब कुछ आता हो तो भी नया नया सीखते जाओ, ओके, नया नया सीखते जाओ और फिर अपनी समझ अप्लाई करके फिर गाड़ी आगे बढ़ाओ। ओके, बहुत हो गई नहीं एडवाइस, चलो एडवाइस को भूल जाते हैं। यहाँ तक पता चला आपको। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि एड्सॉर्प्शन ऑफ अमोनिया ऑन अ निकल मेटल एट अ हाई कॉन्सेंट्रेशन फॉलो विच ऑर्डर? जीरो ऑर्डर। और एट अ लो कॉन्सेंट्रेशन फॉलो विच ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। चलो समझ में आया। तो आज के लेक्चर में अब लास्ट में ग्राफ थोड़े बहुत बाकी बचे जो हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के किए थे, आगे किया ना, वो फटाफट एक बार कर लेते हैं तो हमारे सारे ग्राफ इसमें कवर हो जाए। तो 3 टाइप के ग्राफ पूछते हैं। सबसे पहला ग्राफ रेट अगेंस्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा ग्राफ आरटी अगेंस्ट टी का ग्राफ, और थर्ड ग्राफ टी हाफ अगेंस्ट R0। ये हमारा ग्राफ है। पूछते हैं तीनों टाइप के ग्राफ पूछते हैं, फॉर अ विच ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर अ विच ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो ग्राफ प्लॉट के दोनों का इक्वेशन याद है ना? मैं सबसे पहले दोनों के इक्वेशन लिख दो। बोले इसमें क्या लिखे? रेट इज इक्वल्स टू के, डिपेंड नहीं करता, आर का जीरो पावर होता है। यहाँ पे क्या लिखो? बोलो रेट इज इक्वल्स टू के इंटू आर। ओके, तो चलो स्टार्ट करें। तो जीरो ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट होता है, रेट पे रेट और R0 डिपेंड नहीं होता। तो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन rate is independent from the concentration of a reactant। तो ग्राफ कांस्टेंट आएगा, कोई चेंज नहीं। इसके अंदर देखने जाए तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्राफ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर का। तो इसमें क्यों कांस्टेंट लिखा? इंडिपेंडेंट है इसलिए। इसका ग्राफ तो अभी अभी हमने प्लॉट किया ना। क्या इक्वेशन था भाई? RT इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R0। ये हमने लिखा था जीरो ऑर्डर के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए log RT इज इक्वल्स टू माइनस K बाई 2.303 T प्लस log R0। तो दोनों के लिए ग्राफ ऑलमोस्ट सेम था, डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ था दोनों के लिए। दोनों के लिए हमारे पास ग्राफ अभी अभी आगे हमने प्लॉट किया। RT अगेंस्ट T का ग्राफ प्लॉट करे या तो log RT अगेंस्ट T का ग्राफ प्लॉट करते हैं, बराबर। तो ग्राफ दोनों के अंदर हमारे पास आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर का। इंटरसेप्ट की वैल्यू R0, यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी? log R0। स्लोप की वैल्यू अगर हम फाइंड करने जाए तो स्लोप यहाँ पे मेरे पास होगा माइनस के, और यहाँ पे स्लोप फाइंड करने जाए तो क्या होता है? माइनस के अपॉन 2.303। चलो ये टप्पी पड़ गई आपको। अब नेक्स्ट टी हाफ। ये हमारे पास पहला ग्राफ, ये हमारे पास है दूसरा ग्राफ। चलो थर्ड ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या था? टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या लिखो भाई? R0 बाय 2K मीन्स टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो टी हाफ अगेंस्ट R0 का ग्राफ प्लॉट करो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का आएगा। और अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ तो टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाई के मीन्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, और इसीलिए हमारे पास यहाँ ग्राफ आएगा टी हाफ अगेंस्ट के का कांस्टेंट ग्राफ आएगा। टप्पी पड़ी। चलो फिर से पहला क्यों कांस्टेंट आया? इंडिपेंडेंट है। फिर ये क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो हमने लीगली प्रूव किया था। टी हाफ और R0 का कैसे रिलेशन? इनिशियल, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला। डिपेंडेंट नहीं है तो कौन सा ग्राफ आएगा? कांस्टेंट ग्राफ आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने इतना खत्म किया। फर्स्ट ऑर्डर का प्रूफ खत्म किया, फिर हाफ लाइफ टाइम खत्म किया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर खत्म किया, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर खत्म किया, उसमें आपको जीवन की थोड़ी बहुत बातें कर दी, एक्स्ट्रा एडवाइस दे दी मैंने भूल में से, और लास्ट में हमने ग्राफ प्लॉट कर दिए। तो ये हमारा पूरा हो गया चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन। कौन सा पोर्शन खत्म हुआ? फर्स्ट पोर्शन खत्म। अब सेकंड पोर्शन में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कॉलिजन थियरी, वो सब कुछ स्टार्ट करने वाले वो नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, न्यूमेरिकल तो एज इट इज मैंने बोला था सबसे लास्ट में ही करेंगे। ओके, क्योंकि सारे हमको सीक्वेंस में करने, सॉल्यूशन चैप्टर जैसे बच्चों। चलो टप्पी पड़ी आपको। तो
मेरा फ़ोन आएगा, मैंने अब चालू कर दिया है। आप लोगों को भी अप टू डेट रहना है, बुक बना के वर्कशीट सॉल्व करके, तो आप लोग पीछे ना रहो किसी से। ओके ओके रेगुलर में कॉम्पिटिटिव का लेक्चर स्कूल में भी नहीं होता था और हम क्लास में भी एक ही कर पाते, लेकिन अब वीक में 3-3 हो रहे, तो दैट इज़ बेनिफिशियल टू यू। आप लोग जितना चाहो उतना कवर कर सकते हो और स्कोर भी कर सकते हो बाय हेल्पिंग दिस ऑल दी वीडियोस। ओके, तो बने उतने वीडियो स्प्रेड करो आपके फ्रेंड्स के बीच में, तो क्या उनको भी नॉलेज मिले और आपका भी नॉलेज बढ़े। ओके बच्चों, चलो तो मिलते हैं। होमवर्क एज इट इज आपको 1 टाइम सब कुछ लिखना है बच्चों। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।